हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का थ्योरी पार्ट ईवीएस का दोस्तों थ्योरी पार्ट सेट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। थ्योरी सेट 3 है दोस्तों। जो भाई बहन सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 नहीं देखेंगे वो जाइए प्ले लिस्ट में सेट 1 और सेट 2 देखिए दोस्तों। थ्योरी पार्ट का ये सेट 1 और सेट 2 है दोस्तों। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर 2023 में पूछा गया है PYQ दोस्तों, उसको भी आपको बहुत जल्द इस पर उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों। आप लोग भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और नहीं लगे तो नहीं किया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पक्षियों के पंजे, आज के बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, पक्षियों के पंजे हैं। चलिए, पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार वीबर्ड फिट होते हैं दोस्तों। वीबर्ड फिट होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करता है। क्या करता है दोस्तों? झिल्लीदार जो पैर होता है ना, उसे तैरने में सहायता हेल्प करता है दोस्तों। जैसे बत्तख हुआ, राजहंस हुआ, पेलिकन हुआ। पेलिकन पक्षी के पैर दोस्तों। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां, जिस तरह देखिए फिगर भी देखिए दोस्तों, इस तरह अगर रहे, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां और पीछे 1 अंगुली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। जैसे गोरैया दोस्तों। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है। जैसे हिरोन का दोस्तों। जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की उंगलियां लंबी होती है, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं दोस्तों, और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। जैसे क्रेन हो गया, आपका सारस हो गया, बगुला हो गया दोस्तों आदि। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, जिसे शिकार को पकड़ने में मदद करता है। जैसे वह चील आपका, गिद्ध हो गया दोस्तों, उल्लू का पैर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीवों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं दोस्तों। एक्टिविटीज ऑफ लिविंग बीइंग्स दोस्तों। शीत स्वाप। हाइब्रिनेशन दोस्तों। हाइब्रिनेशन ऐसी स्थिति में होता है जब कोई जानवर ऊर्जा बचाने के लिए और ज़्यादा खाए बिना सर्दियों में जीवित रहने के लिए अपनी हृदय गति को धीमा कर देता है। हाइबरनेशन के दौरान जानवर के शरीर का तापमान गिर जाता है दोस्तों। हाइबरनेशन के दौरान क्या होता है? शरीर का तापमान गिर जाता है साथ में। हाइबरनेशन के दौरान कुछ जानवर बस धीमी हो जाते हैं और कुछ और कम चलते हैं, और कुछ अन्य जानवर गहरी नींद में चले जाते हैं, बसंत तक नहीं उठते हैं। देखिए फिर से एक बार, हाइबरनेशन के दौरान कुछ जानवर बस धीमी हो जाते हैं और कुछ कम चलते हैं, और कुछ जो है गहरी नींद में चले जाते हैं और बसंत तक नहीं उठते दोस्तों, मतलब ठंडा ऋतु तक आप नहीं उठता। ऊर्जा के संरक्षण और कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ जानवर ऐसे करते हैं। उदाहरण के लिए से भालू हो गया, चमगादड़ हो गया, ग्राउंड हॉग हाइबरनेट करते हैं दोस्तों, हाइबरनेट करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झंकारना क्या है? झंकारना दोस्तों। शरीर के कुछ हिस्सों को आपस में रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करने की संज्ञा को झंकारना कहते हैं। क्या करते हैं? झंकारना दोस्तों। यह व्यवहार ज़्यादातर कीड़ों से जुड़ा होता है, लेकिन अन्य जानवर जैसे मछली, सांप, मकड़ी भी ऐसे करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए जैसे झिंगूर हो गया आपका, टिड्डे हो गए और सिकाडस हो गया दोस्तों। कौन कौन है? झिंगूर है, टिड्डे है, सिकाडस है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। झाड़ना देखिए, यह वह तरीका है जिसमें एक जानवर नियमित रूप से अपने शरीर के हिस्से, जैसे आमतौर पर बाहरी परत या आवरण को वर्ष के विशेष समय पर या अपने जीवन चक्र में छोड़ देते हैं। इसमें एपिडर्मिस त्वचा और पेलेज, बाल, पंख, फर और ऊन या अन्य बाहरी परत को छोड़ना शामिल हो जाता है दोस्तों।
कुछ समूहों में शरीर के अन्य अंगों को छोड़ा जाता है। कुछ समूहों में दोस्तों शरीर के अन्य अंगों को छोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए सांप हुआ, छिपकली हो गया आपका, उभयचर, कीट निर्मोचन दोस्तों, छिलना देखिए आप। सेलिंग भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ जानवर या पौधे के कठोर बाहरी भाग को हटाने की प्रक्रिया है। इसमें खाने योग्य हिस्से तक पहुंचने के लिए खोल को तोड़ना और छीलना या काटना शामिल होता है दोस्तों। उदाहरण के लिए जैसे मेवे हो गया, अंडे हो गया, शंख हो गया, मटर हो गया और फलियों के छिलका बनाया जाता है दोस्तों। फिर से देखिए, छीलना दोस्तों सेलिंग भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ जानवरों या पौधे के कठोर बाहरी भाग को हटाने की प्रक्रिया है। इसमें खाने योग्य हिस्से तक पहुंचने के लिए खोल को तोड़ना, छीलना या काटना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए मेवे, अंडे, शंख, मटर और फलियों का छिलका बनाया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वातावरण में बदलाव के कारण जीवों का अपना शरीर में बदलाव, चलिए देखते हैं हम लोग। पर्यायानुकूलन दोस्तों, एक्लीमेंसेशन दोस्तों, एक्लीमेटासेशन, पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह पर्यायानुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पर्यायानुकूलन कहलाता है। थोड़े समय में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन जिससे वह अपने परिवेश में रह सके और पर्यानुकूलन कहते हैं। यह परिवर्तन जो है दोस्तों कम अवधि के लिए होता है और यह एक अस्थायी परिवर्तन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुकूलन देखिए, अनुकूलन दोस्तों एडेप्टेशन, जब कोई जीव पास पड़ोस के वातावरण में रहने के लिए अपने शरीर में परिवर्तन करता है तो इसे अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुकूलन कहते हैं। इसमें जीव का शरीर पर्यावरण के अनुसार बदलता है। जैसे ऊंट की पीठ पर पुबर जिसमें चर्बी होती है, जिससे वह मरुस्थल की गर्मी में बच सकता है। मेढक के पैरों में तैरने के लिए जलीय पदार्थ होते हैं जिससे वह पानी में आसानी से तैर सकता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन अस्थायी होता है। चलिए जीवों के आकार देखते हैं, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। विषाणु, वायरस, सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका आकार 20 से 300 नैनोमीटर का होता है दोस्तों। विषाणु सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका आकार 20 से 300 नैनोमीटर का होता है। जीवाणु देखिए, बैक्टीरिया, ये विषाणु से थोड़े बड़े होते हैं जिनका आकार 0.5 से 5 माइक्रोमीटर का होता है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। कवक देखिए, ये जीवाणु बैक्टीरिया से भी बड़े होते हैं। ये जीवाणु जो है दोस्तों बैक्टीरिया से भी बड़े होते हैं जिनका आकार 2 से 10 मिलीमीटर का होता है। कितना होता है दोस्तों? 2 से 10 मिलीमीटर का होता है। चलिए शैवाल को देखते हैं। शैवाल देखिए सबसे बड़े होते हैं जिनका आकार 1 से 100 सेंटीमीटर का होता है। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, चलिए देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करते हैं। नेशनल पार्क उत्तराखंड में है दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। जिम कॉर्बेट जो है दोस्तों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा दोस्तों। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में दोस्तों। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? बाघ संरक्षित क्षेत्र है, टाइगर प्रोटेक्ट एरिया है, जो
एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखिए दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क देखते हैं दोस्तों। ये सिक्किम में है दोस्तों। इसे 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह भारत का पहला विरासत स्थल है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? कंचनजंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। चलिए, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दाची गांव का अर्थ है 10 गांव। दाची गांव का क्या अर्थ है दोस्तों? 10 गांव। यह उद्यान हुंगुल मृग या कश्मीरी हिरन के घर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे तेंदुआ, तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मार्मोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी दोस्तों, रेड बॉक्स और सुनहरे चील उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं दोस्तों। हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार नम्न पर्णपाती और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ और शाहबलूत ओक है दोस्तों। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दाचीग्राम का अर्थ होता है 10 गांव। यह उद्यान हुंगुल मृग या कश्मीरी हिरन के घर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मरकोटा, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी, सुनहरी चील। उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ देखिए, उद्यान में दोस्तों पेड़ देखिए, मुख्य जो पेड़ है हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार वन पाया जाता है, नम पर्णपाती और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ और शहतूत ओक दोस्तों। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य देखिए उत्तर प्रदेश। यह इस अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। शेरों के अलावा यहाँ शाही काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय है दोस्तों। चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल, अजगर जैसे रेंगने वाले प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड दोस्तों। यह राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी पर 7,816 मीटर पर स्थित है दोस्तों। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया है। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृग, गोरल, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी 7,816 मीटर पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालय कस्तूरी मृग, गोरल, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सुंदरवन नेशनल पार्क चलिए देखते हैं। ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे पड़ता है सुंदरवन नेशनल पार्क दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। यह विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ बाघ पाए जाते हैं। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में दोस्तों। बांदीपुर कहाँ पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? कर्नाटक में। यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है दोस्तों। नीलगिरी जीव मंडल नीलगिरी
जीव मंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखिए दोस्तों, कर्नाटक। यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व बनता है दोस्तों, जिसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया दोस्तों। चलिए पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला या पश्चिमी घाट को जैव विविधता के विश्व के 8 ताप स्थलों हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स में से एक माना जाता है। इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है दोस्तों। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखिए मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। सबसे बड़ा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1955 ईस्वी में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया साथियों। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में पहली बाघ परियोजना 1973-74 में रणथंभौर में आरंभ की गई। वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं दोस्तों। दूसरी सरिस्का 1978 में, तीसरी परियोजना 2013 में मकुंदरा हिल्स स्टेशन पार्क कोटा झालावाड़ में आरंभ की गई थी दोस्तों। फिर से एक बार चलिए इसको देखते हैं हम लोग। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इसे 1955 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में पहली बाघ परियोजना 1973-74 में रणथंभौर में आरंभ की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। दूसरा देखिए सरिस्का है जो 1978 में, और तीसरी परियोजना 2013 में दोस्तों मकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ में आरंभ की गई दोस्तों। चलिए हम लोग मकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले, कहाँ पे है दोस्तों? भरतपुर जिले में है। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है दोस्तों। इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व के रूप में बना दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं केवला देव या घाना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। इसे 1956 में इसे दोस्तों पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। क्या किया गया? पक्षी अभयारण्य दोस्तों। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों। चलिए यह राजस्थान की नम भूमि है दोस्तों। यह राजस्थान की नम भूमि है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया दोस्तों। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट में घोषित किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। यह साइबेरियन क्रेन सारस के आगमन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं हम लोग। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह उद्यान यहाँ पाए जाने वाले हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान जहाँ उत्तराखंड के देहरादून में स्थित यह उद्यान यहाँ पाए जाने वाले हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार दोस्तों। कौन सा? साउथ बटन अंडमान निकोबार दोस्तों देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों हमीस लद्दाख में दोस्तों। कहाँ है? हमीस लद्दाख में। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। भारत में यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? मध्य प्रदेश दोस्तों। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजोआ है दोस्तों। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क दोस्तों केबुल लामजावा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पे है? मणिपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? मणिपुर में। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? अंडमान निकोबार। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार। मानस नेशनल पार्क आपका असम में दोस्तों। कहाँ पे? मानस नेशनल पार्क असम में दोस्तों। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी दोस्तों आपका हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में। तो पेरियार नेशनल पार्क दोस्तों आपका केरल में। कहाँ? पेरियार केरल में साथियों। कहाँ है? केरल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में कान्हा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक दोस्तों देखिए, विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन दोस्तों जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN और IUCNNR के नाम से जाना जाता है दोस्तों। IUCN का पूरा नाम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर है दोस्तों। IUCN का पूरा नाम क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है दोस्तों। चलिए, IUCN एक सूची जारी करता है जिसे हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है दोस्तों। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड प्रजाति के नाम से जानते हैं दोस्तों। IUCN के 3 वर्ग है दोस्तों संकटापन्न। IUCN के 3 वर्ग हैं संकटापन्न, इंडन ग्रेड दोस्तों, शुभोदय दोस्तों एवं दुर्लभ प्रजातियों को थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वे चीज़ जिनसे मछली पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है उसमें कल्चर। ये हम लोग देखते हैं पुस्तक की तरह ही पुरानी इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र भी हमें समय में पीछे जाने और उसे समझने का अवसर देती है दोस्तों। ये दस्तावेज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों, दस्तावेज लिखित होते हैं, उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में जान सकते हैं। उस समय के समाज और उनके रहन सहन और भाषा विकास को जान सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चित्र देखिए, पुराने चित्रों और मूर्तियों को देखकर उस समय की कला के विकास को जान सकते हैं दोस्तों। पुराने चित्र क्या होता है? पुराने चित्रों और मूर्तियों को देखकर उस समय की कला के विकास को जान सकते हैं। इमारतें देखिए, इमारतें की बनावट, सामग्री, निर्माण के तरीके से उस समय के विकास को साझा की जाती है दोस्तों। इमारतें की बनावट, सामग्री, निर्माण के तरीके से उस समय के विकास को साझा की जाती है। सिक्के देखिए, सिक्के दोस्तों, पुराने सिक्कों में से उस समय के व्यापार, लेन देन की तरीकों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। जनजातियां के बारे में चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते हैं, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वांछित मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते हैं। परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती है। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं ओरल ट्रेडिशंस को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों।
पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी दोस्तों। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम में बलोच एक विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी दोस्तों। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। भारत में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य भी इसमें शामिल है दोस्तों। देखिए उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां का पूरी तरह से प्रभुत्व था दोस्तों। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम का राज्य शामिल है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से देखिए उपमहाद्वीपीय सुदूर उत्तर पूर्वी भाग का नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां की पूरी तरह से प्रभुत्व था। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम राज्य शामिल है दोस्तों। बिहार और झारखंड के कई इलाके में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। ये जनजातियां उड़ीसा और बंगाल में भी रहते हैं दोस्तों। कहाँ थी? उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे दोस्तों। भीलों के बारे में चलिए पढ़ते हैं। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी मध्य भारत में था दोस्तों। कहाँ था? पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी भीलों दोस्तों। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश गोंडों लोग बड़ी तादाद में फैले हुए दोस्तों, गोंडे लोग। चलिए आवास शेल्टर देखते हैं। आवास दोस्तों, किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है, वह परिवेश उस जीव का आवास कहलाता है। सभी जीवों का अपना अपना आवास स्थल होता है। जीव जंतुओं का आवास अलग होता है तथा मनुष्य का आवास अलग होता है दोस्तों। विभिन्न प्रकार के मानव आवास देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन हैबिट्स दोस्तों। मिट्टी के घर, इन घरों की दीवार मोटी होती थी ताकि गर्मी अंदर ना आ सके। इस प्रकार के घर की छतें झाड़ियों और छप्पर की बनी होती थी दोस्तों। मिट्टी के घर के उदाहरण क्या है दोस्तों? इस घरों की दीवार मोटी होती थी ताकि गर्मी अंदर ना आ सके और इस प्रकार के घर की छतें झाड़ियों तथा छप्पर की बनी होती थी। बांस, चलिए हम लोग थोड़ा पेन को चेंज करते हैं। बांस लकड़ी के घर दोस्तों, बांस और लकड़ी के घर कहाँ होते हैं? इस प्रकार के घर उसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक वर्षा होता है दोस्तों। इस प्रकार के घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों में बनाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलते हैं दोस्तों। चलिए ईंट के घर देखिए। इस प्रकार के घर जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्रों, पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी एरियाज में पाए जाते हैं। भारत के मैदानी इलाके में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं इग्लू दोस्तों। ये उत्तरी अमेरिका, कहाँ पे दोस्तों? उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश, कौन दोस्तों? टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों का आवास है दोस्तों। एस्किमो लोग हड्डी, खाल और बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबद नुमा मकान बनाते हैं। शीतकाल की कड़ाकेदार ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है दोस्तों। इग्लू के अंदर की तरह दीवारों तथा फ्लोर पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। इससे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। तो इससे क्या होता है? मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। दीवार व खाल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है।
इससे इग्लू की आंतरिक गर्मी से बर्फ से बनी दीवारें पिघलती नहीं है दोस्तों। इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाई जाती है दोस्तों। मतलब इग्लू गर्मी और रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। इग्लू एक छोटा द्वार है दोस्तों। क्या है इग्लू क्या है? एक छोटा सा द्वार है होता है। इस द्वार का प्रयोग लेट कर अंदर बाहर आने जाने में किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेंट देखिए, यह लोग का अस्थायी निवास है दोस्तों। यह लोग का क्या अस्थायी निवास का घर होता है। यह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों से बनता है दोस्तों। हाउस बोट देखिए, यह लकड़ी से बना घर होता है। यह क्या होता है? लकड़ी से बना घर होता है दोस्तों, जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इनकी छतें पर सुंदर नक्काशी की गई होती है। इस प्रकार के घर को पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। इस प्रकार के घर पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। ये घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलता है दोस्तों। कारवा देखिए, करेबन दोस्तों, पहियों पर एक घर होता है। यह एक प्रकार का ट्रोलर है दोस्तों, जिसे एक गाड़ी से खींचा जाता है, जिसमें रहने की सुविधाएं होती है। कुछ लोग कारवा में पर्यटन, कैंपिंग, अस्थायी आवास के लिए रहते हैं दोस्तों। पिग्मी जनजाति की आवाज़ देखिए, पिग्मी जाति की आवाज़ दोस्तों। पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं, अतः अस्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियाँ वृक्षों पर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छतों की तरह गोल बनाई जाती है दोस्तों। किसकी? पिग्मी जाति की आवाज़ दोस्तों। झोपा देखिए, झोपा क्या होता है? शुष्क और पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर होते हैं। झोपा जो है साथियों, शुष्क व पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर होते हैं। चलिए पाड़वा देखते हैं। राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर होते हैं पाड़वा दोस्तों। पाड़वा के दीवार प्रायः धूप में सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनते हैं। और केलू खपरेल से ढालमा छत बनाते हैं दोस्तों। चलिए टापरी और टपरी और डांगला दोस्तों, यह राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर है दोस्तों। भाखर का ढांचा दोस्तों, राजस्थान के गरसिया जनजाति का घर है दोस्तों। भाखर का ढांचा। मुनसा देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के भोटिया जनजाति की शीतकालीन आवास था दोस्तों। मुनसा क्या था दोस्तों? उत्तराखंड के भोटिया जनजाति की शीतकालीन आवास दोस्तों। मेट देखिए, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति ग्रीष्मकालीन आवास बनाते हैं दोस्तों। मेट। ट्यूलिप क्या होता है दोस्तों? एस्किमो लोग के चमड़े के बने तंबू, जो उनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये घर करीबों तथा ध्रुवीय भालू के खाल के बने होते हैं। क्या होता है दोस्तों? ये घर जो है करीबों तथा ध्रुवीय भालू के खाल के बने होते हैं। किस्ताऊ देखिए दोस्तों, किस्ताऊ कजाकिस्तान की खिरगिज जाति के आवास स्थान होते हैं, जो घास से बने होते हैं। खिरगिज इसमें शीत ऋतु में निवास करता है। खिरगिज कहाँ निवास करता है दोस्तों? शीत ऋतु में निवास करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूता देखिए, खिरगिज कालमुख व कचाक जाति। खिरगिज क्या है दोस्तों? खिरगिज कालमुख व कचाक जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये चमड़े के बने तंबू होते हैं दोस्तों। ये ऊनी नमदे से भी बनाए जाते हैं। चलिए हम लोग कू देखते हैं। भील जनजाति के आवास जो आयताकार होते हैं, इनकी दीवारें बांस तथा पत्थर की बनी होती है। फर्श मिट्टी पत्थर की तथा छत खपरेल या धासु भूस की दोस्तों। फिर देखिए कू जो भील होता है, कू जाति जो होता है दोस्तों, भील जनजाति के आवास में आयताकार होते हैं। इसके दीवार बांस या पत्थर की बनी होती है। और फर्श दोस्तों मिट्टी और पत्थर की तथा छत खपरेल या घास भूस के होते हैं।
बंगाल ओराक व कातोम ओराक दोस्तों। संथाल जनजाति के आवास गृह क्या है दोस्तों? संथाल जनजाति के आवास गृह है दोस्तों। बहुत न्यू नोट्स है दोस्तों, बहुत अपडेटेड नोट्स है दोस्तों। कराल देखिए, कराल क्या होता है? दक्षिण अफ्रीका। कराल होता है दक्षिण अफ्रीका में। बंटू नाटाल, बंटू और नाटाल में जूलू जनजाति तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जाति के लोग द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ियाँ को कहते हैं दोस्तों कराल कहते हैं। तीपी, तीपी क्या है दोस्तों? रोकी पर्वत है। क्या है तीपी? रोकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बीसन बैल के चमड़े से व लंबे बांसों से बनाए गए शंक्वाकार तंबू है दोस्तों। ये पोर्टेबल होता है दोस्तों। टीपी देखिए क्या होता है? रोकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बीसन बैल के चमड़े से व लंबे बांसों से बनाए गए शंक्वाकार तंबू ये पोर्टल होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। अर्थ देखिए, भारत में नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करने वाली आदिम जाति के लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर होते हैं साथियों। खाई मास देखिए, अरब और सहारा के बदू जाति के लोग के तंबू का होते हैं दोस्तों। खाई मास दोस्तों अरब और सहारा के बदू जाति के लोग के तंबू होते हैं। जीव जंतुओं के आवाज़ देखिए, जीव जंतुओं के आवाज़ प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव जंतु और पक्षी अपना आवास पेड़ों पर और झाड़ियों में बनाते हैं, तो कुछ जमीन में बिल बनाकर बाह्य वातावरण से अपना बचाव करते हैं। ये कई बड़े बड़े जंगली पशु जंगलों पर्वतों में बनी प्राकृतिक गुफाओं या मांद में रहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवास के प्रकार देखिए, स्थलीय आवास देखिए दोस्तों, स्थल पर रहने वाले सभी जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है दोस्तों। इसमें कई प्रकार के आवास शामिल किए जाते हैं। वन्य आवास देखिए दोस्तों, पोलर हैबिट्स। वन्य आवास में जंतु और पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं दोस्तों। सही प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। वन्य आवास पोलर हैबिट्स दोस्तों, वन्य आवास में जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। घास भूमियाँ देखिए दोस्तों, ग्रास लैंड। यहाँ लंबी और मोटी घास अधिक मात्रा में उगती है। यहाँ के मुख्य जानवरों में जेबरा, जिराफ, हाथी, गजेला, हिरन आदि होते हैं। प्रमुख घास भूमियों को उदाहरण देखिए, सवाना हो गया, प्रेरीज हो गया, डाउन्स हो गया, स्टेपी हो गया, मिडोज हो गया दोस्तों, लानोज, पंपास और ग्रान चाको आदि दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय आवास, डिजर्ट हैबिट्स। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, तापमान बहुत अधिक होता है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में ऊँट, सांप, कंगारू, चूहे आदि तथा वनस्पति में कांटेदार और मोटी पत्ती वाले पेड़ पौधे मिलते हैं दोस्तों। पहाड़ी आवास देखिए दोस्तों, पहाड़ी आवास हिल हैबिट्स। पहाड़ी आवासों में याक पाया जाता है, भालू पाया जाता है, पहाड़ी बकरियां आदि मिलते हैं दोस्तों पहाड़ी आवास में। ध्रुवीय आवास देखिए दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक बर्फ जमी रहती है, अतः यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर फर होते हैं। क्या होता है दोस्तों? फर होते हैं तथा चर्म के अंदर वसा की मोटी परत होती है जो सर्दी में सुरक्षा करने के साथ साथ भोजन संरक्षित करने का कार्य भी करती है। यहाँ ध्रुवीय भालू, रेनडियर, आर्कटिक लोमड़ी, यहाँ ध्रुवीय भालू दोस्तों, रेनडियर, आर्कटिक लोमड़ी और दोस्तों सील, स्नोगूज, आर्किड भेड़िया, खरगोश और बाल्ड ईगल आदि जानवर मिलते हैं दोस्तों। देखिए ध्रुवीय आवास दोस्तों, पोलर हैबिट्स। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक बर्फ जमी रहती है, अतः यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर फर होते हैं तथा चर्म के अंदर वसा की मोटी परत होती है जो सर्दी से सुरक्षा करने के साथ भोजन संरक्षित करने का कार्य भी करती है। यहाँ ध्रुवीय भालू, रेनडियर, आर्कटिक
लोमड़ी और सील, स्नोगूज और आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, वाल्ड ईगल आदि जानवर मिलते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलीय आवाज़ देखिए, एक्वेटिक हैबिट्स दोस्तों। ताज़ा ताज़ा जलीय आवाज़ देखिए दोस्तों, फ्रेश वाटर हैबिट्स। नदियों, झाड़ियों, तालाबों आदि, नदियों, झाड़ियों, तालाब, झरने आदि, इसमें मछलियों, केकड़े, मगरमच्छ, टेडपोल, मेढक, केटफिश, सर्प और ड्रैगन फ्लाई आदि जंतु पाए जाते हैं दोस्तों। समुद्री आवाज़ देखिए दोस्तों, मैरीन हैबिट्स दोस्तों। समुद्री पानी में मछली, व्हेल और डॉग, समुद्री पानी में मछली, व्हेल और डॉग, फिश, स्टार फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस, शार्क मछली, व्हेल मछली और समुद्री घोड़ा और समुद्री ड्रैगन, समुद्री कछुआ और मगरमच्छ और समुद्री सांप आदि जीव जंतु मिलते हैं दोस्तों। समुद्री मेरीन हैबिट्स में दोस्तों, समुद्री आवास में समुद्री पानी में मछली, व्हेल, डॉग, फिश, स्टार फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस और शार्क मछली, व्हेल मछली और समुद्री घोड़ा, समुद्री ड्रैगन, समुद्री कछुआ और मगरमच्छ और समुद्री सांप आदि जीव मिलते हैं दोस्तों। तटवर्ती आवाज़ देखते हैं। चलिए हम तटवर्ती आवाज़ तो कोस्टल हैबिट्स दोस्तों। इन क्षेत्रों में समुद्री जल व नदियाँ, समुद्री जल एवं नदियाँ द्वारा लाए गए ताज़ा जल का मिश्रण होता है, अतः यह मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति की बहुलता रहती है दोस्तों। बिल देखिए, बिल क्या होता है? कुछ जंतु धरती में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे चूहा हुआ, सांप हुआ, खरगोश, चींटी आदि दोस्तों। घोंसला देखिए, कुछ पक्षी पेड़ों पर या घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे बाया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर। गिलहरी देखिए दोस्तों, गिलहरी पेड़ के कोटर में रहता है। गिलहरी कहाँ रहता है? पेड़ की कोटर में, जिसे खोर कहते हैं दोस्तों। मादा या गुफा शेर, मादा या गुफा शेर, भेड़ियों, लोमड़ी, बाघ, भालू आदि मादा या गुफा में रहते हैं दोस्तों। मादा या गुफा शेर, भेड़ियों, लोमड़ी, बाघ, भालू आदि मादा या गुफा में रहते हैं। क्या चीज़ में रहते हैं? मादा या गुफा में रहते हैं दोस्तों। केनल देखिए दोस्तों, केनल कुत्तों का आवास केनल कहते हैं। केनल किसे कहते हैं? कुत्तों का आवास दोस्तों। पेड़ की शाखाएं दोस्तों, बंदर हो गए, झील हो गए, कौवा, टिड्डा आदि पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं दोस्तों। छत्ता देखिए, मधुमक्खी, बर्रे, मधुमक्खी जो है बर्रे, ततैया आदि छत्ते में रहते हैं दोस्तों। मधुमक्खी जो है छत्ता में देखिए, मधुमक्खी रहता है, बर्रे रहता है, ततैया रहता है दोस्तों। छप्पर या बाड़ा दोस्तों, शेड, गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ बकरी पालतू जानवरों के लिए बनाया जाता है दोस्तों। चलिए बिल देखिए दोस्तों, बोरो, खरगोश का घर होता है, बोरो कहते हैं दोस्तों। स्तंभर, घोड़ा कहते हैं स्तंभर को। पेड़ की कोटर कंगारू को कहते हैं। किसे कहते हैं? कंगारू दोस्तों। मुर्गी खाना या दड़वा दोस्तों, मुर्गी खाना या दड़वा, पोल्ट्री फार्म, क्रॉप दोस्तों, मुर्गी का घर। केटरी या कैग दोस्तों, बिल्ली का घर होता है। क्या होता है? बिल्ली का घर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वस्त्र, रेशे, फाइबर्स में तांगा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के पुंज, बंच ऑफ कॉटन से रेशे को खींच कर ऐंठते हैं। तो ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और तांगा बन जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तांगे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ, इसे दो प्रमुख विधियाँ बुनाई तथा बंधाई है दोस्तों, वीविंग एंड किंटिंग दोस्तों। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी, कॉटन और जूट, सिल्क एंड वूल दोस्तों, इसके तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु न्यूट्रल फाइबर्स कहते हैं दोस्तों। रुई और जूट, पटसन दोस्तों, कॉटन और जूट पादपों से प्राप्त होने वाले जंतुओं के उदाहरण हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। ऊन, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है दोस्तों। ऊन भेड़ तथा बकरी की कर्तिक ऊन सेरो वूल से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक या ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु देखिए दोस्तों, सिल्क फाइबर, रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है दोस्तों। किसे? कोकून से दोस्तों। 1000 वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक न्यूट्रल फाइबर्स का ही उपयोग होता है। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु में नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इसे
संश्लिष्ट तंतु सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण दोस्तों। मौसम के अनुसार पहनने वाले वस्त्र, गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र के समर क्लोथ दोस्तों, क्लॉथ्स। गर्मी के हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। हल्के रंग के वस्त्र उष्मा हीट को परिवर्तित रिफ्लेक्टेड कर देते हैं, जिससे हमें कम गर्मी लगता है दोस्तों। गर्मी में सूती वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है और सूती वस्त्र पसीने के अधिकांश भाग को सोख लेते हैं, जिससे शरीर को ठंडक प्रदान होती है। ऊनी और सिंथेटिक कपड़ों में हवा रुक जाती है, जबकि सूती कपड़ों में बारीक छिद्र होते हैं और उनमें से हवा आती रहती है। गर्मी में सफ़ेद रंग के सूती कपड़े पहनना अच्छा रहता है, क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देता है, जबकि गहरे रंग या काले रंग के कपड़े सूर्य के प्रकाश को अपने समाहित कर लेता है। तो क्या करता है, अपने समाहित कर लेता है। इसलिए सफ़ेद रंग के कपड़े में गर्मी कम और काले रंग के कपड़े में गर्मी अधिक लगती है दोस्तों। सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र देखें दोस्तों, विंटर क्लॉथ्स। सर्दी में गहरे रंग की वस्त्र पहने जाते हैं, क्योंकि उष्मा को अंदर अवशोषित करता है। उष्मा क्या करता है, अंदर अब्जॉर्ब करता है दोस्तों। ऊनी तथा रेशमी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये भी उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ऊनी कपड़े, रेशमी वस्त्र, गहरे वस्त्र उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं दोस्तों। ऊन उष्मा की कुचालक, हीट कंडक्टर तथा इसके रेशों के बीच बहुत सारी हवा फंसी होती है दोस्तों। ऊन के वस्त्र और शरीर के बीच वायु की परत होने के कारण शरीर से उष्मा बाहर नहीं निकल पाती है दोस्तों। ऊन के वस्त्र और शरीर के बीच में वायु की परत होने के कारण शरीर की उष्मा बाहर नहीं निकल पाती है। वर्षा ऋतु में पहनने जाने वाले वस्त्र देखिए दोस्तों, रेन सेशन क्लॉथ। बारिश के मौसम में सिंथेटिक कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि वे जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक कपड़े में पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेयॉन, डेक्रोन आदि शामिल है दोस्तों। नायलॉन कृत्रिम पॉलीमरों, आर्टिफिशियल पॉलीमर की सामूहिक नाम है दोस्तों। यह एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है दोस्तों, जिसे रेशे, परतों और अन्य आकारों में ढाला जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशम तथा नायलॉन के वस्त्र बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, रेशम तथा नायलॉन के वस्त्र बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए वर्षा के दिनों में इन वस्तुओं से बने वस्त्र पहने जाते हैं। राज्यों के आधार पर वस्त्र देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर। फिर हम देखिए दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर राज्यों की पुरुषों तथा महिलाओं के द्वारा पहनने वाले दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर राज्यों के पुरुष तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले ढीला ढाला चोंगा होता है। तो क्या होता है, ढीला ढाला चोंगा होता है दोस्तों। तिरंगा किसे कहते हैं देखिए, यह जम्मू कश्मीर राज्य के महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाले वस्त्र होता है दोस्तों, तिरंगा। बुरंगा देखिए दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर राज्य की महिलाओं का वस्त्र है, बुरंगा दोस्तों, बुरंगा कहते हैं। पठानी सूट देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य में के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले सूट को क्या कहते हैं, पठानी सूट दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं, पठानी सूट। कसाबा देखिए दोस्तों, कसाबा एक टोपी होती है जो जम्मू कश्मीर के पुरुष व महिलाओं के द्वारा फिरन के साथ पहनी जाती है दोस्तों। लद्दाख देखिए, गोचा एक वस्त्र है दोस्तों, जो भेड़ की खाल से बना होता है, जिसे लद्दाख के पुरुष गले में पहनते हैं दोस्तों। कुंटोक देखिए दोस्तों, कुंटोक लद्दाख के महिलाओं का वस्त्र होता है। कुंटोक क्या होता है, लद्दाख के महिलाओं का वस्त्र। हिमाचल प्रदेश देखिए, लोनचारी हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र को क्या कहते हैं, लोनचारी।
सुथान देखिए, सुथान एक प्रकार का पुरुषों का पैजामा है दोस्तों, जो सूती वस्त्र का बना होता है, उसे सुथान कहते हैं। कीरा देखिए, कीरा जो है कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र कीरा है दोस्तों। महिलाएं इसे कमर पर बेल्ट की तरफ बांधी रखती है दोस्तों। कीरा, उसे हम कीरा बोलते हैं। रिंगियों देखिए दोस्तों, रिंगियों यहाँ हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। यह हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। रिंगियों एक लंबा और उनका बना कोट होता है दोस्तों। रिंगियों एक लंबा उनका बना कोट होता है दोस्तों। चलिए, राहिंदे देखिए दोस्तों, राहिंदे यह भी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल होना चाहिए दोस्तों, हिमाचल नहीं होगा, हिमाचल होगा, सॉरी गलत लिखा गया। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के वस्त्र हैं जो सिर पर पहना जाता है दोस्तों, राहिंदो कहते हैं। तेपांग देखिए, तेपांग हिमाचल प्रदेश के पुरुष का वस्त्र है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के पुरुष का वस्त्र क्या कहते हैं? तेपांग। यह एक प्रकार का टोपी होती है दोस्तों, होता है। गदियांग देखिए, यह पुरुष का वस्त्र है, कमर पर पहना जाता है दोस्तों, उसे बोलते हैं गदियांग। रिगियों यह हिमाचल प्रदेश की पुरुषों का वस्त्र है, जो रिगियों का एक लंबा एवं उनका बना कोट होता है दोस्तों, उसे रिगियों कहते हैं। होजुक देखिए दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है, होजुक कहते हैं दोस्तों। केरल देखिए, केरल राज्य में ज़्यादातर सफ़ेद रंग के वस्त्र पाए जाते हैं दोस्तों। केरल राज्य में ज़्यादातर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। से मोंडू चेरियाथू यह केरल राज्य के पुरुषों का वस्त्र है। तो क्या है? पुरुषों का वस्त्र है। मुडुम और चेरियाथुम दोस्तों, मुडुम या चेरियाथुम यह केरल राज्य की महिलाओं का वस्त्र है दोस्तों, उसे बोलते हैं मुडुम या चेरियाथुम दोस्तों। चलिए, मिजोरम के देखते हैं, हम लोग मिजोरम पर चर्चा करते हैं। पुआन देखिए, पुआन यह मिजोरम राज्य के पुरुषों का वस्त्र है। तो क्या है? पुरुषों का वस्त्र पुआन। पुआन चेई दोस्तों, पुआन चेई यह मिजोरम राज्य की महिलाओं का वस्त्र है, पुआन चेई दोस्तों। जापी लुकुम दोस्तों, मिजोरम राज्य की लोग एक प्रकार के टोपी पहनते हैं, जिसे हम लोग जापी लुकुम कहते हैं। क्या कहते हैं? जापी लुकुम दोस्तों। कहाँ के? मिजोरम के। नागालैंड चर्चा करते हैं, किल्ट। नागालैंड के लोगों द्वारा काले रंग का वस्त्र पहना जाता है, जिसे हम लोग किल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नागालैंड के किल्ट कहते हैं। लिंगपेशु दोस्तों, नागालैंड के लोगों द्वारा गहरे नीले रंग का वस्त्र पहना जाता है, उसे हम लोग लिंगपेशु कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगपेशु साथी। चलिए, असम चलते हैं। मीतू, असम में पुरुषों का वस्त्र को मीतू कहते हैं। मुंडा देखिए, मुंडा या महिलाओं का वस्त्र मुंडा कहते हैं। ऋण सासो दोस्तों, ऋण सासो असम राज्य के पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला अस्कार को क्या कहते हैं? ऋण सासो कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऋण सासो। झारखंड देखिए, भागवान, ये झारखंड राज्य के पुरुषों का वस्त्र को क्या कहते हैं? भागवान कहते हैं दोस्तों, भागवान। पाची या फरहान दोस्तों, पाची या फरहान यह झारखंड राज्य की महिलाओं का वस्त्र है, पाची या फरहान दोस्तों। चलिए, अरुणाचल प्रदेश देखते हैं। मुकाक, मुकाक क्या है दोस्तों? यह अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र को मुकाक कहते हैं। मुकाइस दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र को मुकाइस कहते हैं। त्रिपुरा देखिए, रिक्तक गमछा दोस्तों, यह इसे त्रिपुरा राज्य का पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपुरा राज्य का पुरुष पहनते हैं, उसे रिक्तक कहते हैं दोस्तों, गमछा। रिंग नाई दोस्तों, रिंग नाई यह त्रिपुरा राज्य की महिला का वस्त्र है। क्या दोस्तों? यह त्रिपुरा राज्य की महिला का वस्त्र है। पंजाब देखिए, फूलकारी यह एक शॉल होता है दोस्तों। क्या होता है? यह एक शॉल होता है। फूलकारी क्या होता है दोस्तों? एक शॉल होता है। सरार लाचा दोस्तों, सरार लाचा क्या है? यह पंजाबी महिलाओं का वस्त्र है। क्या है दोस्तों? पंजाबी महिलाओं का वस्त्र है। तांबा और तहमत देखिए दोस्तों, तांबा और तहमत यह पंजाब के पुरुषों की धोती होती है। क्या होती है? पंजाब के पुरुषों की धोती को क्या कहते हैं? तांबा या तहमत दोस्तों। लक्षद्वीप पर चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, लक्षद्वीप में राज्यों में महिलाओं का वस्त्र को कांची कहते हैं। लक्षद्वीप में महिलाओं के वस्त्र को क्या कहते हैं? कांची। थाटम दोस्तों, यह महिलाओं द्वारा सिर पर पहनने वाला स्कार्फ है दोस्तों, उसे हम लोग थाटम कहते हैं। कहाँ कहते हैं? लक्षद्वीप में दोस्तों। मणिपुर पर चलते देखें, खामेन और चमटा दोस्तों, खामेन और चमटा यह मणिपुर राज्य के पुरुषों की धोती होती है दोस्तों, उसे हम लोग खामेन या चमटा कहते हैं। पिनेक देखिए दोस्तों, पिनेक यह महिलाओं का वस्त्र है दोस्तों। सिक्किम पर चर्चा करते हैं। देखिए, सिक्किम थोक्रोडुम यह सिक्किम राज्य की पुरुष का वस्त्र है, थोक्रोडुम दोस्तों।
डुडुम देखिए, यह सिक्किम राज्य की महिलाओं का वस्त्र है डुडुम दोस्तों। गुजरात देखिए, कफानी फरहान, या गुजरात के कफानी फरहान तो गुजरात के पुरुषों का वस्त्र है कांजरी आबा। कांजरी आबा दोस्तों यह गुजरात की महिलाओं का वस्त्र है। चलिए दोस्तों, लुइस ब्रेल, ब्रेल लिपि के बारे में हम लोग जानते हैं। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखें की रोशनी चली गई थी दोस्तों। पढ़ाई में बहुत रुचि थी पढ़ाई में बहुत रुचि थी दोस्तों। यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्स के नाम से जाने लगा दोस्तों। क्या जाने लगा? लुइस स्क्रिप्स के नाम से दोस्तों। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं का उभारा जाता है और फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है दोस्तों। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। क्या है दोस्तों? यह स्क्रिप्ट जो है 6 बिंदुओं पर आधारित है दोस्तों। चलिए हम लोग ग्रेगर मेंडल के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। ग्रेगर मेंडल का जन्म गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ दोस्तों। ग्रेगर मेंडल का जन्म कब? जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधे, मठ के बगीचे में दोस्तों 28,000 पौधे पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मेंडल ने बताया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुदरा होना दोस्तों, पीला या हरा होना, और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना दोस्तों। चिकने बीज वाले और खुदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी पौधे में भी बीज या तो चिकने या खुदरे होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण अगली पीढ़ी के पौधों के बीच या तो पीली होते हैं या हरे दोस्तों। पीला या हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते हैं। मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले होते हैं। चलिए हम लोग अल्बुनी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। अल्बुनी बहुत बार पूछा गया सीटेट में। अल्बुनी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, VBI लगा लीजिए दोस्तों। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया दोस्तों। कितना साल पहले? तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया। इनका नाम था अल्बुनी दोस्तों। क्या था? अल्बुनी जिस देश से आए थे उसका नाम था उज्बेकिस्तान। क्या था साथियों? उज्बेकिस्तान था। अल्बुनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर पर वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। अल्बुनी उस समय तालाबों के बारे में लिखते थे। अल्बुनी उस समय क्या लिखते थे दोस्तों? तालाबों के बारे में लिखते थे। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ की लंबी कतारें होती है। लोगों के उतरने के और चढ़ने के रास्ते अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी नहीं है दोस्तों। यहाँ भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोग अल्बुनी की किताबें से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता लगाते हैं जब अल्बुनी की किताब का नाम किताबुल हिंद था दोस्तों। अल्बुनी की किताब का नाम क्या था दोस्तों? किताबुल हिंद था। चलिए हम लोग बिछेंद्री पाल के बारे में कल पढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर किया कीजिए दोस्तों।
अब आपकी इच्छा पे छोड़ देते हैं दोस्तों, आपकी जैसी इच्छा है वैसा कीजिए। मेरा इच्छा काम था बना के वीडियो डाल देना चैनल पे, आप लोग अपना पढ़िए और अपने रिजल्ट की ओर बढ़िए दोस्तों। धन्यवाद।